नमस्कार, मेरा नाम नीतू है और मैं एक रिसोर्स पर्सन के तौर पे आपके सामने मौजूद हूँ। आज हमारा विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे, उसका नाम है कंस्ट्रक्टिविज्म, मतलब रचनावाद। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रचनावाद क्या होता है। तो रचनावाद वास्तव में एक सिद्धांत जो अवलोकन और वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है, जिसमें हम यह पता कर पाते हैं कि व्यक्ति जो है वो कैसे सीखता है और सीखे हुए ज्ञान पर आपस में मतलब कि वो किस तरह से चर्चा करता है और अपने अनुभव में मतलब कि ये जो चर्चा होती है जो वो सीखते हैं ये उनके अनुभव में साफ झलकती है। इससे ही और इसमें मतलब कि जो ये अपनी धारणा बनाते हैं और ये उनके अनुभव में झलकती है, इसे ही रचनावाद कहते हैं। क्योंकि जब ये सीखते हैं तो सीखने के बाद इनके मन में एक धारणा बन जाती है कि जो उन्होंने सीखा वो बिल्कुल सही है, यथार्थ है और इनके आगे जीवन यापन करने में उनकी मदद करेगा। रचनावाद एक सामाजिक प्रक्रिया भी है, जिसमें सीखने वाला अपने वातावरण से परस्पर अंतःक्रिया करते हुए अपने अनुभवों से स्वयं सीखता है। बच्चे अपने आसपास की चीज़ों से जुड़े रहते हैं, खोजबीन करना, सवाल पूछना, करके देखना, अपने अर्थ बनाना बच्चों की जो होती है वो स्वाभाविक प्रकृति होती है। बच्चे जो है वो जितना मतलब सुनकर नहीं, वो देख कर नहीं समझते, उतना वो स्वयं करके समझते हैं। जैसे अब अभी बचपन में भी बच्चे खेल खेल में ही बहुत कुछ सीख जाते हैं और यही उनके मतलब कि जो रचनात्मक प्रवृत्ति होती है उसको ये चीज़ बढ़ावा देती है। विद्यार्थी अपने ज्ञान की रचना वातावरण से अंतःक्रिया करते हुए अपने अनुभवों से स्वयं करता है। रचनावाद को सीखने का प्राकृतिक या स्वाभाविक सिद्धांत कहे तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि बच्चा इसे स्वाभाविक रूप से ही अपने आप को दूसरों से जोड़कर देखता है, जिससे उसकी समझ विकसित होती है। अपने इन्हीं अनुभवों के आधार पर वह अपने जीवन की कार्य कर पाता है। ज्ञान के सृजन की इसी प्राकृतिक विधा को शिक्षा शास्त्र में रचनावाद कहा जाता है। अब आप कहेंगे करके सीखना क्या ये मतलब कि मुमकिन होता है कि बच्चा इसे कैसे कर सकता है? तो इसके लिए आपको पौराणिक कथाओं पर अगर ध्यान देंगे, पुरानी चीज़ों पे, जैसे पहले के ज़माने में बच्चों को गुरुकुल भेज दिया जाता था पढ़ने के लिए, जहाँ पे उन्हें अस्त्र की शिक्षा, अस्त्र चलाने की शिक्षा, शास्त्र को पढ़ना, वेद और उपनिषदों को पढ़ना, ये सब की मान्यता दी जाती थी। ये वो अपने घर से बाहर रहते थे, अपने जीवन का एक अच्छा मतलब इस समय जो है जीवन काल का बहुत बड़ा समय वो गुरुकुल में गए थे, आश्रम में बिताते थे। और इसी का एक उदाहरण है जो करके कैसे सीखते थे। एकलव्य से बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता इसके तो। जब एकलव्य की उम्र शिक्षा प्राप्त करने की हुई थी तो उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया ये कहकर कि मैं सिर्फ राजाओं महाराजाओं के बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें, चूँकि या तो उनकी जाति की वजह से या फिर उनकी निर्धनता की वजह से उन्होंने उसे साफ नकार दिया। तो वहाँ पे उन्होंने अपने जैसे सृजन क्षमता को विकसित किया एकलव्य ने। उन्होंने एक मूर्ति बनाई द्रोणाचार्य की और स्वयं अभ्यास करके उसे वो बहुत बड़ा धनुर्धर बन गया और उसके टक्कर का उस जमाने में कोई भी नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को सही साबित करता है कि बच्चे जो है रचनात्मक तरीके से यानी कि स्वयं करके जितनी अच्छी तरीके से वो सीख सकते हैं वो किसी भी और तरीके से नहीं सीख सकते हैं। और यही रचनावाद है। रचनावाद के अंतर्गत बच्चे अपने अंदर जो सृजन क्षमता होती है उसको उजागर करते हैं। इसमें वो भले ही कोई उसकी मदद ना करे लेकिन फिर भी इसमें वो कामयाब हो जाते हैं। भले उनके करने का तरीका गलत हो सकता है, वो हो सकता है एक बार वो नाकामयाब हो जाए, लेकिन जैसे जैसे वो कोशिश करते हैं वो अपनी इस सृजन क्षमता को बढ़ा लेते हैं और एक बहुत कामयाब इंसान के रूप में उभर कर सामने आते हैं। तो आगे हम ये जानेंगे कि रचनावाद का जनक है, इसे किसने लोगों के सामने मतलब कि इसे किसने हमारे सामने लाया। तो इसके जनक जो है स्विस वैज्ञानिक जीन पियागेट को माना जाता है, जिन्होंने यह सुझाव दिया कि बच्चों की संज्ञानात्मक विकास एक श्रृंखला के बाद होती है। स्वयं करके सीखना अस्थायी और रोचक होता है। करके सीखी हुई वस्तु जो होती है दूसरे वस्तु से सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक हो जाती है। यानी कि जो काम हम करके सीखते हैं
वो किसी सिद्धांत, किसी थ्योरी पे डिपेंड नहीं होता, बल्कि वो हमारा प्रैक्टिकली मतलब कि ये जानकारी जो होती है, जो नॉलेज होता है, उसमें हम प्रैक्टिकली जुड़ जाते हैं और ये हमारा खुद का सीखा हुआ होता है। और इसमें इसके द्वारा हम ना सिर्फ खुद लाभान्वित होते हैं, लेकिन कभी कभी दूसरे भी उससे लाभान्वित हो जाते हैं। जब पहले भारत की शिक्षा जो थी, मतलब कि शिक्षा व्यवस्था बहुत इसकी स्थिति आज़ादी से पहले बहुत डावाडोल हुई थी। जब स्वतंत्रता मिली हमें, तो उसके बाद भारत में शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर बहुत विचार विमर्श किया गया। इसके विषय में आगे बहुत सी नीतियाँ बनी, बहुत सी योजनाएं बनी, जिसके अंतर्गत शिक्षा में कैसे सुधार किया जाए इस पे अवलोकन किए गए। इसके लिए बहुत सारी नीतियाँ तैयार की गई और कई प्रयास किए गए इस विषय में। जिसमें कोठारी आयोग की सिफारिशों की बात हो या फिर 1986 की नई शिक्षा नीति कि सभी सरकारी आयोग और नई शिक्षा नीति पत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को एक अहम मुद्दे की तरह प्रस्तुत किया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि बिना गुणवत्ता की शिक्षा एक औपचारिकता मात्र है, जो बच्चों के कोमल मन पर एक भार की तरह होता है। कितने ही बच्चे अर्थ शिक्षा के बोझ के तले सीखने की अपनी स्वाभाविक प्रकृति को खो देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं या फिर पहले जब पढ़ाई में विद्यालय जाया करते थे, तो उन्हें बस किताबी ज्ञान दे दिया जाता था, बस रूटीन सेट कर दिया गया, पहली से 8वीं कक्षा तक इतने विषय की पढ़ाई होगी। लेकिन वो बस उन्होंने प्रश्न उत्तर किया, क्या सीखा नहीं सीखा, इससे कोई बहस नहीं, बस परीक्षाएं हुई और उनका परीक्षा फल घोषित हुआ। लेकिन बच्चों के अंदर सृजन जो रचनात्मक शैली है, उसका इजाद इन शिक्षा नीतियों के आने के बाद से ज़्यादातर हुआ, क्योंकि इस तरह की जो शिक्षा है बिना किसी अर्थ के ये एक बोझ की तरह बच्चों पे हावी हो जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे ना तो जुड़ पाते हैं, ना कुछ नया सीख पाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मतलब कि ये यानी रचनावाद जो है बच्चों के लिए एक सुनहला अवसर बनकर उभर कर आया और बच्चे इसमें स्वयं करके सीखने के अनुभव के द्वारा बहुत आगे तक मतलब कि बहुत रोचक तरीके से ये शिक्षा को समझने लगे और अपनाने लगे, क्योंकि इस विधि में बच्चों की सहभागिता भी पूरी होती है। सिर्फ यहाँ पे शिक्षक केंद्रित विद्यालय नहीं है, बल्कि बच्चों के ऊपर बाल केंद्रित शिक्षा इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों के करने के लिए बहुत कुछ है। रचनावाद बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य आधार सिद्धांत इस व्यवस्था में बच्चों के अनुभवों, उनकी जिज्ञासा और उनकी सक्रिय सहभागिता को केंद्र में रखकर पठन पाठन हेतु वातावरण तैयार किया जाता है। अब ये जो है रचनावाद, ये बिल्कुल बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के ऊपर आधारित है, क्योंकि इसका मूलभूत संरचना जो इसकी है, जो आधार है, वो बच्चों को केंद्र में रखकर बनाया गया है, क्योंकि इसमें बच्चों की सहभागिता सबसे ज़्यादा है। उनको ध्यान में रखकर ही जितनी भी पठन पाठन सामग्री है उसको बनाया जाता है और विद्यालय का वातावरण भी ऐसा बनाया जाता है जिसमें बच्चे जो है वो अच्छी तरह से जुड़ सके और अपना मतलब कि जो भी उनको शिक्षा प्राप्त करनी है उसमें वो अपनी सहभागिता के द्वारा पूरी तरह से प्राप्त कर सके उसे। बाल केंद्रित व्यवस्था में शिक्षक एक सुगमकर्ता के रूप में बच्चों के सीखने हेतु यथोचित सामग्री सीखने की सहज परिस्थितियों को उपलब्ध कराने और निरंतर उनका सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हुए उन्हें अपनी क्षमताओं के विकास के अवसर उपलब्ध कराने की भूमिका का निर्वहन करता है। यानी कि एक बाल केंद्रित व्यवस्था जो है, जिसमें शिक्षक जो है एक क्या होते हैं, एक माध्यम के रूप में वहाँ पे बच्चों के सामने होते हैं, जो उनके लिए एक मतलब कि आसान सी परिस्थिति को ईजाद करते हैं, जिसमें बच्चे बहुत आसानी से और मतलब उनका मूल्यांकन भी बहुत अच्छी तरह से किया जाता है, जिसकी तरह उनका विकास जो है निरंतर होता रहता है और विकास के अवसर भी उन्हें पूरी तरह मिलते हैं। रचनावाद जो है गुणवत्ता और सार्थक शिक्षा का वह स्वाभाविक व आनंदमय सिद्धांत है जिसमें बच्चा अपना सर्वश्रेष्ठ विकास कर सकता है और वास्तविक जीवन में अपने ज्ञान का सही मायनों में प्रयोग करके कुशलतापूर्वक जीवन यापन कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि रचनावाद जो है इसमें शिक्षा की गुणवत्ता बहुत सार्थक है, क्योंकि इसमें बच्चे स्वाभाविक और मतलब कि बिल्कुल खुश होकर जो है बच्चा अपना पूरा विकास कर सकता है और वो वास्तविक जीवन में अपने ज्ञान को सही मायनों में इस्तेमाल करके अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सकता है। क्योंकि बच्चों की शिक्षा अगर उनके मन के अनुकूल होगी
तो वो कहीं ना कहीं उनको जो आगे अपने जीवन में जो काम वो करेंगे वो बिल्कुल उस शिक्षा के अनुरूप मिलेगी, तो वो काम में भी बहुत मन लगेगा। यानी कि जब उन्हें नौकरी करनी होगी, जब वो अपना जीवन यापन करने, यानी कि जब वो युवा हो जाएंगे तब उन्हें अपने शिक्षा के आधार पर उन्हें जो नौकरी मिलेगी उसके थ्रू वो अपने जीवन को बहुत कुशलतापूर्वक जी सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था का वास्तविक सरोकार बच्चों को सार्थक अनुभव देने वाली शिक्षा प्रदान करने का है, जिससे वे अपने अनुभव से उस यथार्थ और व्यवहारिक ज्ञान का सृजन करें जो उन्हें कुशलता उसमें जो है ये शिक्षा व्यवस्था जो है, रचनात्मक शिक्षा व्यवस्था जो है बच्चों इसका वास्तविक सरोकार बच्चों को सार्थक अनुभव जिसका वो उपयोग सही तरीके से कर सके और उसमें व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करें और अपनी शिक्षा का सृजन को अच्छी तरीके से कर सके और अपने जीवन को सही तरीके से बिता सके। रचनावाद में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, यानी कि रचनावादी शिक्षक जो है वो कैसे होने चाहिए, उनकी जो शिक्षक शैली है, जो पढ़ाने की शैली है वो कैसी होनी चाहिए। रचनावाद में शिक्षक की भूमिका जो है वो विद्यार्थियों के आरंभिक अनुक्रियाओं को, रचनावादी शिक्षक जो होते हैं जो विद्यार्थियों की प्रारंभिक अनुक्रिया जो होती है उसको आगे ले जाने का वो काम करते हैं, मतलब उसे बढ़ावा देने का वो काम करते हैं। रचनावादी शिक्षक विद्यार्थियों को उन अनुभवों के लिए प्रेरित करते हैं जो उनकी आरंभिक परिकल्पना के विपरीत हो सकते हैं। मतलब कि बच्चों ने जैसे कभी कभी कक्षा में ये होता है कि जैसे ही हम कक्षा का संचालन करते हैं तो हमारे द्वारा बताई गई बातों से बच्चे पूरी तरह सहमत नहीं हो पाते हैं। जो धारणाएं शिक्षक के मन में है वो धारणाएं बच्चों के मन में वैसे ही हो ये जरूरी नहीं है। उनकी जो परिकल्पना होती, जो वो कल्पनाएं कर चुके होते हैं या फिर जो इमेजिनेशन वो पाठ विषय वस्तु के लिए बना निर्धारित कर चुके होते हैं अपने मन में, वो कभी कभी शिक्षक की जो ये होता है वो उससे बिल्कुल विपरीत होता है। कभी कभी वो उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हो पाते, लेकिन उस जगह पे शिक्षक का ये कर्तव्य होता है कि वो बच्चों के अनुभवों को और अपने अनुभव को दोनों को एकीकृत करके बच्चों के मन में जो संशय है उसको पूरी तरह से उसको मिटा देना चाहिए और कहीं ना कहीं बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप मेरे तरीके शिक्षक होने के नाते अगर मेरी तरीके से देखेंगे और आप आपकी जो जिज्ञासा है, जो जागरूकता आपकी है और जो मेरी है, उन दोनों में तुलना करेंगे, दोनों को मिलाकर आप देखेंगे तो एक नई चीज़ आप सीखेंगे, नई विषय वस्तु निकलकर सामने आएगी जो आपके ज्ञान को और बढ़ाएगी। तो इस तरह से शिक्षक, एक आदर्श शिक्षक की भूमिका ये होनी चाहिए कि जैसे बच्चों को परिचर्चा के लिए प्रश्न पूछने के लिए लगातार प्रेरित करना चाहिए। इससे ये होगा कि बच्चों के मन में जो जिज्ञासाएं हैं पूरी तरह से ये शांत हो जाएगी और जब शिक्षक के द्वारा प्रश्न किया जाए तो शिक्षकों का ये पूरी तरह दायित्व बनता है कि बच्चों को उसके उत्तर देने के लिए उन्हें पर्याप्त समय मुहैया कराए, ना कि ये कि नहीं जल्दी में तुमको बता देना है, झटपट बता दो नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ये तरीका जो होता है ये बिल्कुल गलत होता है और कहीं ना कहीं बच्चे जो है अपनी जिज्ञासा को मन में ही मार लेते हैं और उनके आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति होती है वो उसको कहीं ख़त्म होने लगती है धीरे धीरे। क्यों वो सोचते हैं कि मेरे कहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, जैसे शिक्षक ने कहा कि बता रहे हैं तो जल्दी बताओ। हो सकता है कि बच्चा सोचने में टाइम लगाता हो तो शिक्षकों को ये लगता है कि अरे बच्चे ने तो ध्यान दिया नहीं तो वो मेरे सवाल का जवाब नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है बच्चों से जल्दबाजी में प्रश्नों के उत्तर लेना उनकी रचनात्मकता को कहीं ना कहीं ख़त्म करने लगता है, क्योंकि बच्चे जो अपनी सोच को विकसित करने में थोड़ा समय लेते हैं, जब तक वो सही तरीके से सोचेंगे नहीं शिक्षकों के किसी भी प्रश्न का उत्तर वो सही तरीके से नहीं दे सकते। तो अगर वो रटे रटाए उत्तर को देंगे तो उनके अंदर जो रचनात्मक क्षमता है वो धीरे धीरे घटती जाएगी और उनका मन जो है विषय वस्तु से भटकने लगेगा। पढ़ाई के प्रति वो जो एक जागरूकता होती है वो बच्चों के अंदर नहीं रहेगी। इसीलिए बच्चों को प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय देना एक आदर्श शिक्षक का गुण होना चाहिए। रचनावादी आदर्श शिक्षक की परिभाषा क्या है? तो एक आदर्श शिक्षक वो होता है जो अपने उत्तरदायित्व का सही तरीके से निर्वाह करे।
वे अपने विद्यार्थियों को सही शिक्षा, प्रेरणा, सहनशीलता, व्यवहार में परिवर्तन तथा मार्गदर्शन प्रदान करें। अगर शिक्षक का मार्गदर्शन और शिक्षकों की प्रेरणा अगर बच्चों को नहीं मिलेगी सही तरीके से, तो बच्चे कभी भी आगे बढ़ने के लिए उत्साहित नहीं होंगे, ना वो खुद प्रयासरत होंगे कि हमें आगे बढ़ना है। इसके लिए शिक्षकों का ये दायित्व होता है कि वो अपनी उनके ऊपर जितनी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी तरह से उसका निर्वाह करें, ताकि बच्चे जो है एक सबसे पहले विद्यालय में घर में बच्चों के माता पिता उनके आइडियल होते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है उसके आइडियल सिर्फ और सिर्फ उसके शिक्षक होते हैं, या तो उनके क्लास टीचर हो या फिर जो सब्जेक्ट टीचर हो, वो उनके आइडियल होते हैं। उसको लगता है कि उनके माता पिता के बाद अगर सबसे सही जानकारी अगर किसी के पास है तो वो उसके शिक्षक के पास, और वो अपने मन की हर दुविधा को, हर प्रश्न का हल किसी से अगर चाहता है, उससे अगर किसी से चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके शिक्षक होते हैं। इसलिए शिक्षकों का ये दायित्व होता है, ये कर्तव्य होता है कि बच्चों के मन में जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उसको शांत करें। और इसके लिए हो सकता है कि शिक्षकों को कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्नों से भी सामना करना पड़ता हो जो विषय वस्तु के अनुकूल न हो, या फिर उनके बच्चों के जैसे उम्र के हिसाब से थोड़ा अलग हो जाता है। स्पेशली जब भी हम जब हम कक्षा में प्रवेश करते हैं, तो अगर साइंस की क्लासेस होती है तो उसमें बच्चों के जो प्रश्न होते हैं बहुत जिज्ञासा भरे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें शिक्षकों को मतलब कि जवाब देने में नहीं बनता, लेकिन अगर उस समय सही तरीके से शिक्षकों का अगर वो जवाब नहीं दे पाते, बच्चों को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो बच्चों की जिज्ञासा पूरी नहीं होती है और मन में कहीं ये खटकता है कि शिक्षक को शायद उन्हें ये लगता है कि हमारे शिक्षक को आता नहीं है, या फिर मैं एक स्टूडेंट के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में अपने शिक्षकों को पसंद नहीं हूँ, इसलिए ये जो भी प्रश्न होते हैं मेरे उसके उत्तर सर जो है या फिर क्लास में जो मैम वो मुझे नहीं देती है। तो ये दायित्व बनता है शिक्षकों का कि बड़ी ही कुशलता के साथ प्रश्न चाहे जैसे भी हो, भले ही कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके उत्तर देना वहाँ पे मुमकिन नहीं हो पाता है, तो उसके लिए उसके समझाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को ये ना लगे कि हमारे प्रश्न के उत्तर शिक्षकों को नहीं पता है। इसलिए इस कर्तव्य का निर्वाह शिक्षकों को बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। और एक आदर्श शिक्षक जो है एक सबसे अच्छा मार्गदर्शक होता है अपने विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं अपने अंदर अपने शिक्षकों की छवि देखते हैं। जब वो विद्यालयी शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं तो वो किसी बच्चे में होता है जैसे वो अपने शिक्षक की तरह चलना चाहता है, उनकी तरह बोलना चाहता है, उनकी तरह लिखना चाहता है। तो ये एक मतलब कि उनको एक अपने आदर्श के रूप में वो अपनाता है। जैसे कि किसी हीरो को वो अपने जीवन में एक आइडियल मानता है कि अरे हमको उस हीरो जैसे बाल रखने पर, लेकिन जब वो एक विद्यालयी शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है तो उस समय उसके आइडियल, उसके मॉडल हीरो सब कुछ उसके शिक्षक हो जाते हैं और उनके हाव भाव को, उनके रहन सहन को वो अपने जीवन में उतारता है। इसलिए शिक्षकों का ये कर्तव्य होता है कि ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि उनके पहनावे में, वेशभूषा में, रहन सहन में, हर चीज़ में इस तरह का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए बच्चों के सामने, जिससे वो एक आदर्श विद्यार्थी बने, एक आदर्श व्यक्तित्व का मालिक बने। इसके आधार पर हम ये जानेंगे कि आदर्श शिक्षक के क्या क्या गुण होना चाहिए। तो एक आदर्श शिक्षक में सबसे पहला गुण तो ये होना चाहिए कि वो उसे समय का पाबंद होना चाहिए, क्योंकि रचनावादी शिक्षक, जो भी रचनात्मक शिक्षा होती है, कहीं ना कहीं हमारी क्रिएटिविटी समय के अनुसार ही होती है। और जब तक हम सारे काम को समय के अनुसार नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर कोई भी रचनात्मक छवि नहीं बन सकती। अगर हमारे अंदर देर से जगने की आदत है, विद्यालय देर से पहुंचने की आदत है, तो बच्चों में भी यार सर ही तो देर से आते तो हम क्यों सवेरे आए, हम क्यों समय पे आए, सर कुछ नहीं, हमको कैसे डांटेंगे जब वो खुद देर से विद्यालय में पहुँचते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो बच्चों को गलत रास्ते पे ले जा सकती है। इसलिए शिक्षकों को सबसे पहले तो समय का पाबंद होना चाहिए। दूसरी जो छवि है उनकी वो वेशभूषा, टीचर का वेशभूषा ऐसा होना चाहिए कि उटपटांग ना लगे, उनके पहनावे से ही ये झलकना चाहिए कि वो एक शिक्षक है, ना कि एक मॉडल है। बहुत से शिक्षकों का ये होती है जैसे कि आजकल बहुत आधुनिकता आ गई है, तो शिक्षक भी जैसे तैसे कपड़े पहनकर विद्यालय आ जाते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। एक सभ्य तरीके से जो एक शिक्षक के व्यक्तित्व से जो मेल खाता है, पहनावा शिक्षकों का बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए ताकि बच्चों पे इसका सही असर हो।
और एक अध्यापक का बाहरी स्वरूप जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। शालीनता के साथ एक सभ्य तरीके से विद्यालय में उनका प्रवेश होना चाहिए। दूसरा है जैसे कि अच्छा स्वास्थ्य, तो एक अच्छे शिक्षक का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षक स्वस्थ नहीं है तो ना तो उनका मन स्वस्थ होगा, ना ही वो अपने काम को समय पे पूरा कर पाएंगे, क्योंकि अस्वस्थता की वजह से वो स्कूल समय पे आएंगे नहीं, वो नियमित रूप से आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर बीमार है तो जाहिर बात है रेस्ट करेंगे, स्कूल से छुट्टियां लेंगे, एब्सेंट रहेंगे, तो उनकी जिम्मेदारी में जितनी भी कक्षाएं हैं वो सब बाधित होंगी। इसके लिए शिक्षकों का स्वास्थ्य जो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्वस्थ होंगे तो ही बच्चों को बता सकते हैं कि हेल्थ सही रखना कितना ज़रूरी होता है। बच्चों को हेल्थ के बारे में आप तभी बताएंगे, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में आप तभी बता सकते हैं जब आपको खुद उस अनुरूप में हो, उस अनुसार हो। अगर आप खुद स्वस्थ नहीं है तो बच्चों को आप कैसे कहेंगे कि अरे आपको स्वस्थ रहना जरूरी है, रेगुलर स्कूल आना जरूरी है, समय पे आना जरूरी है। तो ये सब कब होगा? जब आप खुद स्वस्थ रहेंगे। इसलिए शिक्षकों का स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। उच्च गुणवत्ता, यानी कि शिक्षक के जो है उनका चरित्र जो है बिल्कुल सही होना चाहिए, यानी कि उनके अंदर जो कुछ होते हैं खिलंदर स्वभाव के होते हैं, कहाँ कक्षा में कैसे बातें करनी, कैसे बिहेव करना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, वो कभी कभी इस बात को भूल जाते हैं और कक्षा में एक शिक्षक के अनुरूप उनका व्यवहार नहीं होता है। तो उनका जो है चारित्रिक जो गुण है वो बहुत उत्तम होना चाहिए। ये अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है, कैरेक्टर का अच्छा नहीं है, तब दूसरे को अच्छा बनने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। सपोज दैट जैसे किसी शिक्षक की आदत होती है वो नशे की आदी है, भले ही स्कूल में नशा करके नहीं आते वो, लेकिन बच्चे अगर बाहर निकल रहे हो, वो बाजार में दिखे, किसी पान की दुकान पे या फिर स्मोकिंग करते हुए कहीं मिल गए, तो बच्चे को अगर आपने बताया कि बच्चों इससे दूर रहना चाहिए, तो झट से बच्चे, क्योंकि स्वभाव से बच्चे बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, उनके अंदर छल कपट बिल्कुल भी नहीं होता, तो आपको बोलेंगे सर आप हमको कैसे कह सकते हैं, आप तो खुद ही ऐसा करते हैं। इसलिए शिक्षक का कैरेक्टर जो है बिल्कुल सही होना चाहिए, साफ सुथरे छवि के वो मालिक होने चाहिए जो भी शिक्षक है। नेतृत्व शक्ति, यानी कि शिक्षक की जो नेतृत्व शक्ति है वो अच्छी होनी चाहिए। जैसे कक्षा में गए तो उनके कक्षा का संचालन बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है, या तो शिक्षक भी जैसे अपने बच्चों से कभी हंसी मजाक में कुछ कह दिया, तो इससे क्लास का जो माहौल है जो शांत होता है एक बार भी बहुत अफरा तफरी वाला मच जाता है, क्योंकि बच्चे भी उसमें आनंद लेने लगते हैं और अपनी जो उनको पढ़ना है उस विषय से हटकर वो हंसी मजाक में लग जाते हैं। तो इसलिए नेतृत्व क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि जैसे शिक्षक क्लास में प्रवेश करे, उनके प्रवेश करते ही क्लास का वातावरण बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए। जैसे असेंबली करवाते हैं वो प्रार्थना सभा में जब भी जाएं तो एक बार जैसे बेल बज गई तो बच्चे जो है अनुशासित तरीके से खड़े हो जाएं। तो ये तभी हो सकता है जब एक शिक्षक के अंदर नेतृत्व की जो शक्ति है वो अच्छी होगी। जैसे अगर विद्यालय में किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन किया जाए या फिर किसी खेलकूद समारोह का आयोजन किया जाए, तो ये तब तक सफल तरीके से हम आयोजित नहीं कर सकते जब तक कि हमारे अंदर जो नेतृत्व क्षमता है वो सही नहीं होगी। इसके लिए एक शिक्षक को सही नेतृत्व क्षमता वाला जरूर होना चाहिए। उत्साह, शिक्षकों में उत्साह होना चाहिए। अगर आपके अंदर काम करने का उत्साह नहीं है तो आप कभी भी अपने काम को सही तरीके से नहीं कर सकते। अगर आप में जोश नहीं रहेगा, खुशी नहीं रहेगी, जैसे मान लीजिए हमें क्लास में कोई पाठ शुरू करना है लेकिन अंदर से इच्छा नहीं, हमें अंदर से खुशी नहीं कि हम ये काम कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं उसको खुश होकर अगर हम उस काम को नहीं करेंगे तो वो काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ना आप खुद खुश हैं, ना बच्चों को खुश होकर पढ़ा सकते हैं, तो ना तो बच्चों की इसमें बच्चों का इंटरेस्ट जगेगा, नहीं आपका जगेगा, इसलिए वो क्लास बिल्कुल बोझिल लगने लगेगा। इसलिए शिक्षकों को जब भी पढ़ाने का काम हो, जब भी कक्षा संचालन करते जाए तो वो उत्साही होकर उन्हें जाना चाहिए, कक्षा में प्रवेश करना चाहिए, ना कि बिल्कुल मरियम सा चेहरा लेके चले गए क्लास में, लगे कि अब आगे पढ़ाने के बदले हम बेहोश होकर कहीं गिर जाएंगे। तो इससे ये नहीं, मतलब कि अंदर से बिल्कुल स्टेमिना के साथ बहुत अच्छे तरीके से उत्साहित होकर एनर्जी के साथ क्लास में प्रवेश करना चाहिए, ताकि हम अपने क्लास का संचालन सही तरीके से कर सकें। और ये सब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्लास में रचनात्मकता का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक हम अंदर से उत्साही नहीं होंगे। आत्मसम्मान, ये बहुत ज़रूरी होता है। आत्मसम्मान, कभी कभी हम शिक्षक जो हैं ये आपा खो
बातें कैसी करनी है। वो उनसे कभी कभी मिसबिहेव कर जाते हैं, जिसका ये नतीजा होता है कि बच्चे भी कभी कभी उग्र होकर कुछ बोल देते हैं। तो हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम पढ़ाने के लिए कक्षा में प्रवेश करें, हाँ बच्चों से कुछ गलतियाँ होती हैं तो उसको भी मतलब कि सबके सामने नहीं, उसे एकांत में लेकर अकेले ले जाने की जो समस्याएं हैं उसके बारे में हम बातचीत करें, उनसे उसकी जो भी उसकी दिक्कत है, जो भी परेशानी है उसको दूर करने के लिए हम कोशिश करें, ना कि उसकी सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दें, जिससे वो भी है जो टीचर को कुछ बुरा भला ना कहें। इससे कक्षा का वातावरण भी खराब होता है और कहीं ना कहीं शिक्षकों का आत्मसम्मान भी आहत होता है और विद्यार्थियों का भी होता है। इसलिए एक आदर्श शिक्षक को इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कक्षा का जो माहौल है वो उत्साही बना रहे और उसमें जो भी बच्चे हैं वो क्रिएटिव ढंग से बहुत अच्छी तरीके से अपने पाठ को समझ सके और जो भी उनको सीखना है उस क्षमता, सीखने की क्षमता का उसके अंदर जो विकास हो वो आसानी से हो सके। अब ये देखना है कि अच्छे शिक्षक की क्या विशेषता होती है। तो अच्छे शिक्षक की प्रमुख विशेषता उसका निर्देशन होता है, यानी कि आप जो भी हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं वो किस तरह से हम सिखा रहे हैं, तो उसका माहौल कैसे बनाएंगे, उसके लिए शिक्षक का जो निर्देशन होता है, जो विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए जो निर्देश देंगे बच्चों को वो किस तरह का होता है। तो ये जो होता है वो विशेष तरीके से होना चाहिए। अगर ये विशेष तरीके से होगा तो कक्षा का संचालन है जो बहुत अच्छी तरीके से होगा। शिक्षक आदेशात्मक नहीं होना चाहिए। शिक्षक जो है ये जबरदस्ती थोपा हुआ नहीं होना चाहिए। जब भी बच्चों को कुछ सिखाए तो ये नहीं कि नहीं आज तुमको बस ये सीख ही लेना है, सीख ही लेना, ऐसा नहीं। उनको प्रेशर डाल के नहीं सिखा सकते, जब जबरन उनको नहीं सिखाया जा सकता है। उन्हें उस जैसे अगर हमें कुछ सिखाना है, कुछ रचनात्मक कार्य करवाना है तो इस तरह का माहौल सबसे पहले हम कक्षा में क्रिएट करेंगे ताकि बच्चों की जागरूकता उसमें बढ़े और बच्चे उसमें अपनी सहभागिता दे। ये नहीं कि ये समझ लें कि अरे हमको ये तो नोटिस जारी कर दिया, ये ऑर्डर दिया गया जबरन कि हमको ये काम पूरा करना है। जबरदस्ती कोई बच्चा उसमें मन लगाकर काम करेगा नहीं और उनकी क्रिएटिविटी उसमें निकल कर नहीं आएगी। इसके लिए ज़रूरी होता है कि बच्चों को सबसे पहले हम उनको बोले कि आदेश नहीं देंगे बल्कि उनसे ये कहेंगे कि हम चलो आज कुछ अलग करके देखते हैं, तो कुछ आप सपोर्ट करेंगे, कुछ बच्चों के कुछ सपोर्ट आपका होगा, कुछ हमारा होगा। तो इस तरह से खुशनुमा माहौल बनेगा, एक अच्छा वातावरण तैयार होगा जिसमें से बच्चे की जागरूकता बढ़ेगी और कुछ ना कुछ वो क्रिएटिव वर्क करेंगे। तो इसके लिए छात्रों को अध्यापक का अनुसरण एक आदर्श के रूप में न करते हुए सहयोग और आदर के साथ करना चाहिए। तो इसमें शिक्षकों को ये नहीं लगना चाहिए कि वो बच्चों को जबरन बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते। तो उस समय उनको ये करना चाहिए कि बच्चों को एक स्टूडेंट नहीं, एक सहयोगी के तौर पे बोले कि चलो आज हमें कुछ नया करना है तो इसमें आप हमारा सहयोग करें, कुछ हम करेंगे, कुछ आप करेंगे, तो मिलकर हम लोग एक नया कुछ क्रिएट करेंगे, कुछ नई क्रिएटिविटी, कुछ नए सृजनात्मक काम को करेंगे। तो इसमें बच्चे जो है बहुत उत्साहित होकर, आनंदित होकर इस काम को करेंगे। और इसमें ये नहीं कि बच्चों को हम जबरन डांट रहे, उनको उनके लिए सम्मान और आदर दोनों ही होने चाहिए। रचनावादी शिक्षण, रचनावादी शिक्षण जो है ये इस बात पर आधारित है कि सीखना तब होता है जब शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करने के विपरीत अर्थ और ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होता है। यानी कि सीखना तभी संभव हो सकता है जब विद्यार्थी जो है उसमें निष्क्रिय रूप से नहीं बल्कि सक्रिय रूप से उसमें अपनी सहभागिता मतलब कि वो दे। कहने का ये है कि बच्चे को करने के ज़्यादा अवसर देने चाहिए, तभी उनकी रचनात्मक शैली का विकास होगा। अगर शिक्षक को जैसे कुछ समझाना है तो सारे काम को उन्होंने खुद ही कर लिया तो बच्चों की सहभागिता इसमें नहीं रही। बच्चों ने सिर्फ उसे देखा, समझा कुछ भी नहीं, उन्होंने किया कुछ भी नहीं। तो इसके लिए चाहिए हमें कि बच्चों को उसमें सक्रिय रूप से उसमें जोड़े, यानी कि बच्चे 80% बच्चे अपना करें और 20% उसमें शिक्षक का सपोर्ट होना चाहिए। सपोर्ट ये कि उन्हें कैसे करना है, कहीं कहीं पे उन्हें ये डायरेक्शन देना है ताकि बच्चे बहुत सोच समझ कर अपनी क्षमता का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उस काम को आसानी से करेंगे। तो ये सीखा हुआ जो रहेगा उनके आगे दिनों में बहुत काम आएगा और इसके जरिए वो अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं।
अभी के समय में एक आदर्श शिक्षक बनने से अधिक जरूरी है ऐसा शिक्षक जो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की मानसिकता का भी ध्यान रखे। तो अभी के समय में जिस तरह की हमारी शिक्षा पद्धति है, जो प्रणाली है, इसमें हमें ये नहीं पता है कि हम एक आइडियल टीचर है, बल्कि हमें शिक्षक में एक ऐसा शिक्षक बनना है जो बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके जैसे मानसिकता है उस पर भी ध्यान दे, क्योंकि बच्चों की मानसिकता जो आजकल है ये बहुत बदल गई है। और ऐसा ये 1-2 सालों में ज़्यादा हुआ है, क्योंकि जब से ये कोविड का जो सिचुएशन ये समय आया है, बच्चे जो है इसमें जब ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई तो बच्चों का जो पूरा ध्यान है वो मोबाइल पे चला गया। तो बच्चों का विद्यालय से और शिक्षकों से लगभग कनेक्शन हट चुका है, क्योंकि जब विद्यालय आते हैं तो उनका सामना टीचर से होता है, टीचर कुछ करके दिखाते हैं, सिखाते हैं। और ऑनलाइन जब से पढ़ाई होने लगी तो उनका जब एक नाता जो है रोज आना जाना, रोज मिलना जुलना, ये कहीं कट सा गया है। तो इस माहौल में जब बच्चों ने दोबारा स्कूल आना शुरू किया तो इसलिए इस माहौल में जरूरी हो गया है कि शिक्षकों का बच्चों की मानसिकता को जानना बहुत जरूरी है कि वो किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, किस तरह से सीखना चाहते हैं। क्योंकि जब से ऑनलाइन पढ़ाई हुई है तो बच्चों ने बहुत कुछ जो है वो यूट्यूब के जरिए सीखा है, गूगल पे सीखा है। तो उन्हें लगता है ना कि ये शिक्षक से बेहतर हम गूगल से पढ़ लेंगे तो ज़्यादा आसानी से। कभी कभी हमें क्लास में सुनने को मिल भी जाता है कि सर छोड़ दीजिए, हम लोग गूगल से सर्च कर लेंगे। यानी कि वो जो लगाव एक गहरा था बच्चों का शिक्षक से, वो कहीं ना कहीं घटता सा गया है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्रिएटिव वर्क जो है कक्षा में ये ज़्यादा करें, ताकि बच्चों का जो है शिक्षक से नाता जो लगाव है वो अच्छी तरह से जुड़ सके और दोनों एक दूसरे के मतलब कि पूरक बनकर कक्षा का संचालन करेंगे। तो इससे बच्चों की मानसिकता जो है वो समझ में शिक्षक को आसानी से आएगी कि बच्चा जो है किस तरह से सीखना चाहता है। कभी कभी बच्चे जो है कक्षा में डाइवर्ट होते रहते हैं, उनका मन नहीं होता है। तो ये चीज़ ये ऐसा इसलिए भी हुआ है कि वो जो 2 वर्षों का जो अंतराल है वो बच्चों को बहुत दूर शिक्षक से लेकर चला गया है, और उनकी किताब कॉपियों से भी उनका मुँह जो है बिल्कुल भंग हो चुका है। उनको लगता है कि बस उनकी दुनिया इस मोबाइल तक है, यूट्यूब पर और गूगल पे है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की जो मानसिकता है उसको बहुत अच्छी तरह से हम समझ लें। रचनावाद अध्ययन के सिद्धांतों को भी विकसित करता है। रचनावादी दृष्टिकोण संज्ञानात्मक अधिगम से संबंध रखता है। रचनावाद के अनुसार अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जहाँ ज्ञान की रचना होती है। ज्ञान अर्जित नहीं किया जा सकता। ज्ञान की रचना वैयक्तिक अनुभवों के आधार पर होती है और परिकल्पनाओं का परीक्षण होता है। यानी कि ये जो संज्ञानात्मक विकास है ये जो है ये विकास से बहुत रचनावाद अधिगम से बहुत ज़्यादा संबंध रखता है, क्योंकि अधिगम जो है एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम यानी कि जो सीखने की जो क्षमता है वो एक सक्रिय प्रक्रिया है, और इसमें ज्ञान की रचना होती है। यहाँ पे ज्ञान आपको अपने आप प्राप्त नहीं होंगे। जैसे कहीं आप बैठे हैं तो अपने आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं बन जाएंगे। इसके लिए आपको क्या है, ज्ञान की रचना जो है जब तक आप इस अनुभव को नहीं करेंगे स्वयं अपने, तो ये आपको नहीं प्राप्त होगी। इसमें क्या होता है कि आपके अंदर जो विकास है वो कैसे होगा, इसका ये चरणबद्ध तरीके से होता है, एक सिलसिलेवार तरीके से होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका वैयक्तिक अनुभव जो है जब तक आप इसको खुद नहीं करके देखेंगे तब तक ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगी। बस खाली हाथ पे हाथ धरे बैठ के आप शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। अब हम जानेंगे कि रचनावाद के लाभ क्या है। तो रचनावाद के लाभ है कि रचनावाद पर आधारित उत्पादन, पारस्परिक नियोजन, शिक्षार्थी की आवश्यकताओं और रुचियों का निदान, सहकारी अधिगम वातावरण, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनुक्रमिक गतिविधियाँ, निदान की गई आवश्यकताओं और रुचियों के आधार पर अधिगम उद्देश्यों के निर्माण के लिए तर्क के महत्व पर बल देते हैं। यानी कि रचनावाद जो है कि इस पे आधारित जो भी इसके लाभ ये हैं कि इस पे आधारित पारस्परिक नियोजन, शिक्षार्थी की आवश्यकता मतलब कि विद्यार्थियों की क्या आवश्यकता है, उनकी क्या रुचियाँ हैं, हम उनकी रुचियों का निदान कैसे करते हैं, ये सब इस पे आधारित होता है। उनके लिए जो शिक्षण का जो वातावरण है वो किस तरह का हम निर्माण करते हैं ये देखने के लिए होता है। उनकी रुचियाँ किस तरह की है, इस आधार पे जो है रचनावादी शिक्षण जो है
ये इसके लाभ होते हैं, क्योंकि इसमें पहले से ही हम क्या क्या करके बच्चों को लाभान्वित कर सकते हैं, इसकी प्रक्रिया पहले से ही बन जाती है। और इसका महत्व यही है कि बच्चे इसमें अपने हर उद्देश्य की पूर्ति स्वयं मतलब कि खुद अपने से करके रचनावादी बनकर वो करते हैं, तो वो ज़्यादा अपने उद्देश्यों की पूर्ति सही तरीके से कर सकते हैं। रचनावाद की विशेषता क्या है? तो रचनावाद शिक्षा में एक सिद्धांत है जो शिक्षार्थियों को नई समझ और ज्ञान का निर्माण कराता है। जो वो पहले से जानते हैं उसके साथ उसे एकीकृत करते हैं। इनमें स्कूल में प्रवेश करने से पहले प्राप्त ज्ञान शामिल है। यह अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, जैसे दार्शनिक, राजनैतिक और नैतिक। यानी कि रचनावाद की विशेषता ये है कि ये शिक्षा में एक सिद्धांत है कि शिक्षार्थी को नई समझ और के अंदर एक नए ज्ञान का विकास करना है, निर्माण करना है। उससे सबसे पहले हमें ये जानना है कि जैसे ही विद्यालय में बच्चों का प्रवेश होता है, जब बच्चे नए नए स्कूल में आते हैं, दाखिला लेते हैं, तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि उनके पहले की जानकारी क्या है, उन्होंने कैसी शिक्षा प्राप्त की है, वो क्या जानते हैं, और अभी जो है वो किस क्षेत्र में वो ज़्यादा लगाव रखते हैं। वो क्षेत्र इसका बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है, जैसे वो राजनैतिक भी हो सकता है, दार्शनिक भी हो सकता है और सामाजिक भी हो सकता है। तो इस तरह के क्षेत्रों में भी क्या क्या जानकारियाँ हैं, वो पहले से क्या जानते हैं, अब यहाँ पे लोग किस तरह की जानकारी प्राप्त करेंगे, या फिर उनकी मानसिकता कैसी है, वो क्या चाहते हैं। तो इन सबको एकीकृत करना, मतलब कि एक मिलाकर एक जैसा करके उन्हें अनुभव प्रदान करना, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उनके बारे में पहले से नहीं जानेंगे, तब तक हम बच्चों को उचित मार्गदर्शन या उचित ज्ञान नहीं दे सकते। अब देखिए रचनावादी शिक्षण विद्या क्या है। रचनावादी शिक्षण अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। रचनावादी शिक्षण इस विश्वास पर आधारित है कि सीखना तब होता है जब शिक्षार्थी जो है निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करने के विपरीत अर्थ और ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। जब तक वो अपना खुद को इसमें शामिल नहीं करेंगे, तब तक वो उनके अंदर जो है रचनावादी शिक्षण यानी कि जो भी वो सीखेंगे वो उन्हें नहीं आएगा। इसलिए उनमें उनकी सहभागिता उसमें बहुत जरूरी है। डेवी और पियाजे ने बचपन के विकास और सोच प्रक्रिया दोनों अनौपचारिक शिक्षा के विकास में बहुत प्रभावशाली थे। शिक्षा को शिक्षकों की भूमिका से जुड़ी सोच और प्रतिबिंब की खोज के साथ जुड़ना और बढ़ाना चाहिए। इसके विपरीत पियाजे ने ये तर्क दिया कि हम अपने ज्ञान का विस्तार उन अनुभवों से करते हैं जो बचपन से वयस्कता तक खेलने के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, जो सीखने के लिए आवश्यक होते हैं। यानी कि कभी कभी जो है हम खेल विधि के द्वारा सीखते हैं। जैसे बच्चों को एक खाली स्लेट के रूप में नहीं, जैसे बच्चे जो होते हैं वो क्या होता है, उनका दिमाग बिल्कुल एक खाली स्लेट की तरह होता है। अब उसके अंदर क्या लिखना है, कैसे लिखना है और वो किस तरह से लिखेंगे, ये किसका काम होता है, किसका दायित्व होता है। तो ये काम दायित्व होता है शिक्षकों का। पहले तो वो घर में सीखते हैं, तो घर का कुछ उनका सीखा हुआ, कुछ विद्यालय का सीखा हुआ, इसमें से अगर हम बच्चों को स्वयं करके सीखने की आज़ादी दें तो वो बेहतर तरीके से ये सीख सकते हैं। और इस तरह के रचनावादी मॉडल के विकास को विशेष रूप से किसने बढ़ावा दिया, तो मारिया मोंटेसरी के कार्यों को मतलब कि इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि ये मोंटेसरी शिक्षा ही है जो इसने रचनावाद को बहुत हद तक बढ़ावा दिया है। इन सिद्धांतकारों ने संवेदी और गतिविधि आधारित शिक्षण विधियों का प्रस्ताव किया। यह गोल्ड और फ्राई के जो अनुभव मतलब कि गोल्ड और फ्राई नाम के जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने रचनात्मक सीखने के लिए पद्धति विकसित करने में सक्षम थे और जिन्होंने ठोस अनुभव, अवलोकन और प्रतिबिंब, अमूर्त अवधारणाएं बनाना और नई परिस्थितियों में परीक्षण करना, ये सबको शामिल किया, जिसके कारण बच्चों में जागरूकता फैली और वो खुद करके सीखने में सक्षम बने। यानी कि वो एक रचनावादी विद्यार्थी के रूप में अपनी सहभागिता पूरी तरह से निभाने लगे। और इसको किस तरह की गतिविधियों के द्वारा हम करवा सकते हैं, तो इसमें जो रचनावादी शिक्षण की जो गतिविधियाँ हैं वो क्या है, तो ये मतलब कि ये जो है गतिविधियाँ 5 चरणों में संपन्न की जा सकती है। पहला प्रयोग, दूसरा जो है अनुसंधान परियोजनाएं, तीसरा फील्ड ट्रिप, चौथा फिल्में, फिर कक्षा चर्चा या फिर
कैंपस मीटिंग, ठीक है। तो इसमें रचना पद्धति कम से कम 5 चरणों में से बनी है। विचारों को आमंत्रित करना, अन्वेषण यानी खोज करना, प्रस्ताव, स्पष्टीकरण और समाधान और कार्रवाई करना। जब छात्र के काम की बात आती है तो रचनावादी कक्षा दैनिक गतिविधियों पर भी ध्यान केंद्रित करती है। शिक्षण विधियाँ संचार और सामाजिक कौशल के साथ साथ बौद्धिक सहयोग पर भी जोर देती है। यह एक पारंपरिक कक्षा से अलग है जहाँ छात्र मुख्य रूप से अकेले काम करते हैं, दोहराव और व्याख्यान के माध्यम से सीखते हैं। मतलब जब उनके छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनको उनमें सिखाने की जो कला होती है वो कैसी होनी चाहिए, तो वो कैसे ज़्यादातर सीखते हैं। तो जैसे वो जो काम उन्होंने कक्षा में किया तो उन्हें घर से दोहरा कर लाने के लिए ये कहा जाता है। तो ये माध्यम जो होता है ये बहुत ज़्यादा उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देने में कारगर साबित होता है, क्योंकि जब तक वो किए गए कार्य को दोहराएंगे नहीं तब तक उनके दिमाग में वो आएगा नहीं। इसलिए इस काम को दोहराना, जो भी वो उन्होंने सीखा कक्षा में, इसका दोहराव बहुत ज़रूरी होता है। और या फिर जब भी हम बच्चों को कुछ बोलकर बताते हैं व्याख्यान माध्यम से, तो अगर हमने कहा कि मैंने जैसे शिक्षक ने पढ़ाया कक्षा में तो बोलेंगे कि अभी मैंने बताया, अब आप इसको दोहरा कर दिखाओ। तो इस माध्यम से भी बच्चे जो है ये रचनावादी बनते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कला के माध्यम से वो अपने बौद्धिक विकास को बढ़ाते हैं और वो आपको हूबहू वैसा करके दिखाएंगे। क्योंकि बच्चे की जो सीखने की क्षमता होती है, स्पेशली छोटे बच्चों की, वो बड़ों से ज़्यादा होती है। क्योंकि बच्चे का सीखा, जो बच्चे बालपन में सीखते हैं वो जो मतलब कि जब बुढ़ापे तक भी उन्हें याद रह जाता है। तो ये जो चीज़ होती है, छोटे छोटे बालकों को अगर इस तरह से शिक्षा दी जाए, जैसे जो कार्य मिला उसका दोहराव करे, जो व्याख्यान विधि है जैसे शिक्षक ने कहा और उनसे ये कहा जाए जैसे मैंने किया वैसे आप करके दिखाओ। तो अगर वो इस तरह तरीके से करते हैं तो उनके अंदर रचनात्मक छवि जो है वो ज़्यादा, ये शैली जो है ज़्यादा उभर कर आती है। तो इसको हम किस तरह से करवा सकते हैं, तो पहला जो प्रयोग माध्यम से, जैसे छात्र जो है व्यक्तिगत रूप से प्रयोग करते हैं। जैसे उन्हें जब भी कुछ कहा जाता है तो वो व्यक्तिगत रूप से जुड़ जाते हैं उसमें और उनका पूरा का पूरा ध्यान उस प्रयोग को करने में वो लगा देते हैं। वो भले ही उनमें कोई सहभागिता किसी की उसके साथ हो या ना हो, वो अकेले ही करके खुद से करके सीखते हैं। फिर परिणामों पर चर्चा करने के लिए कक्षा के रूप में एक साथ आते हैं। जैसे वो प्रयोग क्या व्यक्तिगत रूप से करेंगे, यानी कि अकेले हो सकता है करें, लेकिन उन्होंने जो भी प्रयोग करके सीखा, जो भी उन्होंने अनुभव प्राप्त किया, इसको वो कक्षा में बताते हैं, अपने साथियों के साथ चर्चा करते हैं, अपने शिक्षक के साथ चर्चा करते हैं। तो ये चर्चा परिचर्चा का जब दौर चलता है तो सिर्फ वो बच्चा नहीं बल्कि उसके साथ जो सुनने वाले होते हैं वो भी लाभान्वित होते हैं और उनके अंदर भी रचनात्मकता का विकास होता है। अनुसंधान परियोजना इसके अंतर्गत जैसे छात्र किसी भी विषय पर शोध करते हैं और अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जैसे मान लिया उन्हें कोई काम दिया गया, कोई असाइनमेंट ही कुछ तैयार करके लाने के लिए दिया गया, मान लीजिए किसी महापुरुष की जीवनी लिखी है या फिर जैसे किसी जानवर के बारे में कुछ पता कर रहे हैं, किसी नदी, सागर, समुद्र, किसी भी चीज़ के या फिर अपने इन्वायरमेंट के बारे में ही कुछ पता करना है, उसे असाइनमेंट दिया जाता है। तो वो क्या करता है कि इसमें जो है वो खोज करता है, जो खुद पता नहीं वो किताब से खोजेगा, कभी घर के बड़े बुजुर्गों से, कभी इधर उधर से थोड़ा बहुत किताबों से ढूंढकर वो इस काम को पूरा करेगा और जिस नतीजे पे भी वो पहुंचेगा वो लाकर दिखाएगा शिक्षक को और अपने इस अनुसंधान को, अपनी इस खोज को वो दूसरे के साथ साझा करेगा। तो वो भी लाभान्वित होगा और दूसरे भी उसके साथ लाभान्वित होते। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई काम हम बच्चों से करवाते हैं तो वो कुछ ऐसा करके ले आते हैं जो पहले से हम नहीं जानते। तो यहाँ पे हमें एक शिक्षकों को भी फायदा होता है कि अरे बच्चे ने जो किया, आज हमने कुछ बच्चों से कुछ नया सीखा। तो ये अनुसंधान परियोजनाएं जो होती है बच्चों की रचनात्मकता को विकसित करने में बहुत सहयोग देती है। फील्ड ट्रिप, ये भी एक अपने आप में एक ऐसी गतिविधि है जिसके द्वारा बच्चों की जो रचनात्मक छवि है वो उभर कर आती है, क्योंकि यह छात्रों को कक्षा में चर्चा की गई अवधारणाओं और विचारों को वास्तविक दुनिया के संदर्भ में रखने की अनुमति देता है। फील्ड ट्रिप के बाद अक्सर क्लास डिस्कशन किया जाता है। जैसे बच्चों को कहीं मान लीजिए ट्रिप पर ले जाया जाता है तो वहाँ उन्होंने जो देखा, हर किसी की IQ जो होती है अलग अलग होती है। जैसे किसी बच्चे ने कुछ देखा, कुछ समझा, वहीं किसी दूसरे बच्चों ने अपने तरीके से कुछ और देखा, कुछ
और सोचा। तो सबने जो कुछ भी देखा वो सब अपनी अपनी धारणाएं, जो भी उन सबके मन में जो धारणाएं बनी ट्रिप के दौरान, उस चीज़ जैसे बच्चों को मान लीजिए किसी म्यूजियम में ले गए, पुस्तक मेले में ले गए या फिर जू में ले गए, तो सब बच्चे कुछ होते हैं कि जानवरों को देखकर खुश हुए, कुछ नहीं, उस जानवरों का जो हैबिट है, उसका बिहेवियर है, या फिर म्यूजियम में जो चीज़ें रखी गई हैं कई वर्ष पुरानी है, उसकी क्या कहानी थी, वो क्यों रखी गई है, वो कहाँ से आया, किस ईस्वी में आया, इसका क्या उद्देश्य था, इसका क्या काम था, मतलब जो भी है उसकी जानकारी रखते हैं। और सब बच्चे ने अलग अलग जानकारी हासिल की, सबके मन में अलग अलग धारणाएं बनी। तो जब वो कक्षा में आते फील्ड ट्रिप के बाद, तो एक बहुत सी जानकारियाँ एक साथ निकल कर आती हैं, जिससे बच्चे एक दूसरे से साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ बांटते हैं, और इससे सिर्फ ना बच्चे बल्कि शिक्षक भी लाभान्वित होते हैं, और ये भी रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। अब जैसे फिल्में हैं, तो फिल्मों से भी बच्चों की रचनात्मक शैली है जो वो बढ़ती है। जैसे बच्चों के अंदर फिल्म देखकर सबसे ज़्यादा होता है उसके किरदार में ढल जाना। जैसे किसी महापुरुष की बात, कोई अगर लड़कियां हैं तो स्पेशली को झांसी की रानी, इंदिरा गांधी, लड़के हैं तो चाचा नेहरू की तरह पहनावा, गांधी जी की तरह धोती, मतलब कि कुछ ना कुछ वो एक्ट करके दिखाते हैं और करने की कोशिश करते हैं। और फिल्मों के दृश्य जो होते हैं वो बच्चों को सीखने का, जैसे कभी कभी बच्चे का इस पर विपरीत असर भी पड़ता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जैसे फिल्मों में दिखाए गए, कोई बहुत पहाड़ से कूद रहा है, कोई बिल्डिंग से कूद रहा है, तो इस चीज़ को अगर वो करने की कोशिश करते तो इसका नुकसान भी होता है। लेकिन अगर वो सिर्फ सकारात्मक पहलू को देखे तो फिल्मों के द्वारा वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे किसी खिलाड़ी के बारे में जानना, आजकल जो ऑटोबायोग्राफी का ज़माना है, तो बहुत से मतलब कि बहुत से महापुरुषों की जिंदगी में फिल्म बनी है, बहुत से खिलाड़ियों के ऊपर फिल्में बनी हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर फिल्में बनी हैं। तो बच्चे जो पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ पाए उसे फिल्मों के द्वारा सीखते हैं, समझते हैं, और वो अपने मतलब कि उनके अंदर की रचनात्मकता शैली का विकास होता है। कभी कभी कोई बच्चा चाहता है कि नहीं, हम जैसे किसी फिल्म की वीडियोग्राफी अच्छी लगी, सीन उसके सीन जो होते हैं नेचुरल, जैसे प्राकृतिक वातावरण जो है दिखाई इतना अच्छा, तो बच्चे सोचते हैं कि क्यों ना हम भी कुछ इस तरह का काम करें, हम भी कुछ अलग करेंगे। यानी कि उनके अंदर रचनात्मकता शैली का विकास होता है। वो एक जैसे बहुत से बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, तो कुछ बच्चों के मन में ये भी आता है कि नहीं, मैं फोटोग्राफी करूँगा, मैं बहुत बड़ा फोटोग्राफर बनूँगा, बहुत प्राकृतिक चीज़ों की तस्वीरें खींचूँगा या फिर बनाऊँगा। तो ये प्रेरणा उन्हें कहीं ना कहीं फिल्मों से ही मिलती है। कक्षा चर्चा, अब कक्षा में जो ग्रुप डिस्कशन होता है, जो क्लास में बच्चे आपस में चर्चा करते हैं, इस तकनीक का उपयोग जो है, जितनी भी विधियाँ मैंने बताई अभी जिसके बारे में हमने चर्चा की, ये सबसे रचनावादी शिक्षण विधियों का सबसे एक महत्वपूर्ण भाग है। उसमें से महत्वपूर्ण भाग में से एक है। क्योंकि इसके जितनी बातें हम लोग चर्चा में आपस में चर्चा करके जान लेते हैं या समझ लेते हैं, उतनी बातें हम पढ़ कर या देख कर नहीं जानते। जैसे कभी कभी कुछ बातें होती है, बात में अगर बात चली तो बहुत से पुरानी, जैसे इतिहास शिक्षण में अगर हम चर्चा करें तो उसमें इतिहास की बहुत सी बातों को हम बिना पढ़े, बिना किताब देखे भी जान सकते, क्योंकि सामने वाले को कुछ और पता है, हम किसी और बच्चे को कुछ पता है। तो अगर ये सब एक दूसरे से साझा करते हैं, चर्चा करते हैं कक्षा में, तो इसका फ़ायदा सारे बच्चों को मिलता है, सारे शिक्षार्थियों को क्लास में मिलता है। फिर है कैंपस विधि। ये शिक्षार्थियों को सहायक शिक्षण संसाधनों को व्यवस्थित करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। ये एक ऐसी विधि है जैसे कैंपस में बच्चे आपस में खेलते कूदते रहते हैं, और कभी कभी अभी हाल ही में हमारी वार्षिक परीक्षाएं खत्म हुई हैं, तो हमने देखा है, आप सबने भी देखा कि बच्चे जो हैं आपस में जैसे तुमने क्या पढ़ा, या फिर बांट देते हैं कि अरे तुम इस टॉपिक को पढ़ना, हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो इस तरह से कैंपस में वो एक दूसरे से साझा करते इस बात को, तो एक दूसरे को जो भी है वो याद हो जाता है। जैसे इसका बताया, उसने बताया तो पहले वाले को याद हो गया, पहले वाले ने बताया तो दूसरे, जैसे इसको अगर हम कंपटीशन वाला एग्ज़ाम जो भी होता है, जैसे कोई कंपटीशन हम फेस करते हैं, तो इस तरह की जो विधियाँ हैं वो उसमें ज़्यादा कारगर होती है। इससे ये होता है कि हम सुनते सुनते बहुत कुछ याद कर लेते हैं, और जो हमने किसी को कहा तो वो भी इस बात को सुनकर अच्छी तरह से याद कर ले। तो ये विधि जो है
कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा कारगर है। और ऑनलाइन सीखने में रचनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि हम ऑनलाइन जैसे कुछ सीखते हैं तो उसमें किस तरह से सीखते हैं, तो इससे जैसे कि अगर आपको अपनी क्रिएटिविटी को बहुत बढ़ाना है तो इसके लिए ऑनलाइन माध्यम जो है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी है। जैसे मान लीजिए हमें किसी चीज़ के बारे में चर्चा करनी है जो हम नहीं जानते, जो हमें किताबों में नहीं मिल रहा है, या फिर आसपास जो चर्चा करके भी हम नहीं जान पाते हैं, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए कि जैसे चर्चा मंच है, विकी है, ब्लॉग है, जैसे इन सबको शिक्षार्थियों को ये करना चाहिए कि इसको अपने लिए मतलब सक्रिय रूप से इसमें जुड़ जाए और अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने में सक्षम होने में ये खुद को ये सक्षम हो सकते हैं बढ़ाने में। क्योंकि जो मौजूदा अभी जो हालात है इससे निपटने के लिए मतलब कि जो भी है, और इसमें जो पढ़ाई का जो तरीका आया है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है ये सबसे ज़्यादा कारगर है। और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है हमारी रचनात्मकता को बढ़ाता है। रचनावादी दृष्टिकोण व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अंतर विविधता को मान्य करते हैं। यानी कि ये जो रचनात्मक दृष्टिकोण जो है व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अंतर और विविधता को जो है मान्यता देते हैं, क्योंकि इससे न सिर्फ हमारा जो सिर्फ पढ़ने लिखने की बल्कि हमारी सांस्कृतिक समझ भी विकसित होती है। जैसे अगर हम रचनावादी हैं या फिर जो हमारे शिक्षक है वो रचनावादी शिक्षक के द्वारा हमें सिखाते हैं तो उससे हमारी रचनात्मकता शैली का जो है विकास अच्छी तरह से होता है। और इसका मूल्यांकन हम किस तरह से करते हैं, तो प्रारंभिक परीक्षण विद्यार्थी की सफलता के रचनावादी आकलन का केवल एक पहलू है। आकलन में छात्रों के स्कूल से के बाहर के जीवन के संदर्भ में उनके प्रदर्शन की व्यक्तिगत पूरी तरह से व्याख्या भी शामिल है। गैर पारंपरिक रचनावादी मूल्यांकन रणनीतियों में विभिन्न बातें जो है तरीके जो है वो शामिल है, जैसे मौखिक चर्चा, माइंड मैपिंग, व्यवहारिक गतिविधियाँ, पूर्व परीक्षण। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मूल्यांकन के लिए रचनात्मक शिक्षण में जो मूल्यांकन है उसके लिए बहुत कारगर होती है। जैसे मान लीजिए मौखिक चर्चा, तो शिक्षक छात्रों को फोकस प्रश्न के साथ प्रस्तुत करता है और विषय पर एक पूरी चर्चा की अनुमति देता है। जैसे मान लीजिए कक्षा में हम किसी बात पे चर्चा की जा रही है, जैसे आज हम किसी पुस्तक से रिलेटेड किसी बात को नहीं पढ़ेंगे, किसी पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ेंगे, कभी कुछ नया करने का मन हुआ तो शिक्षक ने बच्चों को एक मौखिक रूप से कहा कि चलो आज हम आपको एक विषय देते हैं, एक टॉपिक देते हैं, इस पर आप चर्चा कीजिए और बताइए। तो सबको तो नहीं मालूम, सारे बच्चे जो है अपनी समझ के अनुसार कुछ बताएंगे, तो इससे एक है कि एक नई चीज़ जो है वो नई विषय जो है नया लेख मान लीजिए एक तैयार होकर सामने निकल कर आएगा। तो इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर सोचने की जो शक्ति है उसका विकास होगा। ये उनके लेखन क्षमता को, उनके तार्किक क्षमता को बढ़ावा देता है। तो इस तरह की मौखिक चर्चाएं जो है कक्षा में नियमित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों को ये व्यवहारिक भी बनाता है और रचनात्मक शैली के भी उसकी उजागर करता है। माइंड मैपिंग यह है कि इस गतिविधि में छात्र किसी विषय से संबंधित अवधारणाओं और विचारों को सूचीबद्ध और वर्गीकृत करते हैं। यानी कि इस गतिविधि में छात्र जो है वो किसी भी विषय से संबंधित जो उनकी अवधारणाएं हैं और उनके जो विचार है उसको सूचीबद्ध और वर्गीकृत करते हैं। यानी कि उनका जो वो क्लासिफिकेशन भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, जब उन्हें किसी चीज़ के बारे में बोला जाए कि इस टॉपिक पे आप लिख के बताइए, तो वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। इसमें ये कहा जाए कि सारे बच्चे अपने सोच के अनुसार लिखें, यानी कि सबकी सहभागिता नहीं होगी, सभी इसमें व्यक्तिगत रूप से जुड़ेंगे। यानी कि अलग अलग होकर इसको आप लिखेंगे और इसको सूचीबद्ध तरीके से, जैसे कैसे एक क्रम संख्या में इसको एक सिलसिलेवार तरीके से आपको इसको पूरा करना है और इसे लिखना है। तो इस तरह से बच्चे जो है इसमें उनकी जो भी धारणाएँ हैं, उसकी किसी भी विषय के बारे में वो क्या जानते हैं तो उसको वो लिखने की कोशिश करेंगे और बहुत हद तक वो बहुत अच्छी तरह से उसको लिख भी लेंगे। व्यवहारिक गतिविधियाँ ये छात्रों को अपने वातावरण या किसी विशेष शिक्षण उपकरण में हेरफेर करने के लिए प्रोत्साहित करती है। शिक्षक विशेष सामग्री के साथ छात्र की सफलता का आकलन करने के लिए एक चेकलिस्ट और अवलोकन का उपयोग कर सकते हैं। व्यवहारिक गतिविधियाँ जो होती हैं ये छात्रों को अपने वातावरण या किसी विशेष शिक्षण उपकरण में
हेर फेर करने के लिए प्रोत्साहित करती है, यानी कि इसमें जो वातावरण के अनुकूल अपनी समझ से किसी भी विशेष जो उपकरण है, जैसे कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप, किसी भी चीज़ के माध्यम से, पाठ्य पुस्तक है या फिर कोई भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल कुछ भी हो सकता है, उसके माध्यम से वो किसी भी गतिविधि को अपने तरीके से किस तरह से वो माहौल बनाएगा उसको वो करके देख सकता है। अगर शिक्षक का प्रोत्साहन बच्चों को मिले तो इसमें थोड़ा सा वो बदलाव करके इस सामग्रियों की सहायता से वो अपने कक्षा का संचालन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं और इससे भी बच्चों की रचनात्मक शैली का जो है वो विकास होगा। पूर्व परीक्षण, तो यह एक शिक्षक को यह निर्धारित करने की अनुमति देता है कि छात्र एक नए विषय में क्या ज्ञान लेते हैं और इस प्रकार अध्ययन के पाठ्यक्रम को निर्देशित करने में सहायक होंगे। यानी कि अगर किसी बच्चों का परीक्षण पूर्व में, जैसे ये पूर्व परीक्षण इसलिए जरूरी है कि शिक्षक जो है बच्चों की क्या मानसिकता है, पहले से बच्चों को क्या पता है, उसकी जानकारी कैसी है। अगर मतलब ये शिक्षक को अगर यह निर्धारित करने की अनुमति दे दी जाए तो छात्र जो है इसमें एक नए विषय के साथ अपना मतलब कि वो उस विषय के बारे में क्या जानते हैं, उनकी क्या जानकारी है, वो हो सकता है कि वो कुछ नई बातें, कुछ नई जानकारियाँ आपके समक्ष रखें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों का पूर्व परीक्षण किया जाए, क्योंकि उनके जो पहले से उन्हें पता है और जो यह नया सीखेंगे, ये जब दोनों मिलकर निकल रहा है तो एक बच्चे की अलग रचनात्मक शैली में वो कुछ नया सीखकर, नया तैयार करके पूरी कक्षा में वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों का जब कक्षा में प्रवेश हो तो उसका पूर्व परीक्षण किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए भी कि बच्चों की क्रिएटिविटी कितनी बढ़ सकती है या वो कितना पहले से जानते हैं, ये अच्छी तरह से हमको मालूम चलेगा। खुद ब खुद उस बच्चे को भी इस बात की जानकारी होगी कि वो कितना रचनात्मक सोच सकता है, कितना नया कर सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों को रचनावादी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो बच्चे जो है खुद करके सीख कर बहुत मतलब कि एक अच्छे विद्यार्थी बनने के साथ साथ अपने आने वाले दिनों में आगे के जीवन को भी कुशलतापूर्वक व्यतीत करने में मतलब सक्षम हो सकते हैं। अब एक है AWL चार्ट, हम क्या जानते हैं, यानी कि बच्चे जो है क्या जानते हैं, क्या जानना चाहते हैं, या फिर पूर्व में पहले उन्होंने क्या सीखा है, या फिर हम इसे कैसे जान सकते हैं या कैसे हमने इसे जाना है। तो इस तकनीक का उपयोग किसी विशेष विषय के अध्ययन के दौरान किया जा सकता है। लेकिन यह जैसे कि बच्चों की जानकारी पहले क्या थी, वो क्या अभी वो क्या जानना चाहते हैं, उन्होंने इसे कैसे जाना, या फिर वो क्या सीखे हैं, वो क्या सीखना चाहते हैं। कभी कभी वो होता है कि बच्चों को जबरन वो जो नहीं चाहते वो भी बताते हैं, तो ये जो है उनकी जो क्रिएटिविटी होती है कहीं खो जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों की पूर्व जानकारी शिक्षकों के पास हो कि हमने ये पता चले कि बच्चे पहले से क्या जानते हैं, उन्होंने इसे कैसे जाना, या फिर वो आने वाले समय में और या फिर अभी वर्तमान समय में वो क्या जानना चाहते हैं, वो कैसे जानना चाहते हैं, कैसे सीखेंगे, या फिर जो उन्होंने अब तक सीखा है वो कैसे सीखा है। इस तकनीक का उपयोग करके किसी भी विशेष विषय के बारे में अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन एक अच्छे मूल्यांकन के लिए ये तकनीक है, लेकिन ये जो है अच्छे मूल्यांकन के लिए ये तकनीक जो है ये सबसे सटीक है, क्योंकि इस तरह का मूल्यांकन जो है हमें बच्चों की सही जानकारी देता है, जिससे हम ये बच्चों को सिखाने में और अच्छी तरह से सिखाने में, समझाने में ये अग्रसर हो सकते हैं और बच्चे के साथ जो शिक्षक की सहभागिता है वो अच्छी तरीके से होगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम क्लास वर्क का संचालन करें तो रचनात्मकता शैली जो भी है उसका उपयोग भरपूर करें क्लास में। इससे जो है बच्चे जो है रचनावादी बनेंगे और बच्चे जो है अपने दौरान मतलब कि इससे उनकी प्रगति कितनी होती है ये भी स्पष्ट रूप से झलकता है। क्योंकि अगर आप उनके पहले का जो उनका रिपोर्ट होता है उससे मिलाएंगे अभी के मूल्यांकन, अभी का जो उनका रिपोर्ट है क्या कहते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको अंतर जरूर मिलेगा। से ये पता चलेगा कि इस तकनीक से बच्चों ने पहले से ज़्यादा सीखा है या कम सीखा है। इसलिए इस तरह के
रचनावादी शिक्षण को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है ताकि बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा। अब आगे